हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडल सेट नंबर 2 के ग्रुप बी के क्वेश्चंस को, और आज का क्लास कंटिन्यू क्लास रहेगा जहां पे ग्रुप बी के बचे हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 तक आंसर हम लोगों ने कर लिया है, जहाँ पे हम एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी के बीच में डिफरेंसेस देख रहे थे। आज के क्लास में हम उसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 होगा हमारा आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में पूछा जा रहा है। और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का, जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि इसके मीनिंग को लिखने के लिए कह रहा है। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है ये, तो दैट इन्वॉल्व्स द असेंबलिंग, उसके अलावा स्टोरेज, प्रोसेसिंग, देन आपका इसमें आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग या पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड distributing agricultural commodities to across the country। क्या है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग? तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मतलब होता है, ये वो सारा प्रोसेस है जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को, जो खेतों से, फार्म से थ्रू आउट द कंट्री में हर एक कंज्यूमर तक, उनके घरों तक जो पहुंचाने के बीच में जितने भी प्रोसेस होते हैं, दैट इज़ द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। मतलब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम असेंबलिंग भी आ जाएगा, जो असेंबल किया जाता है, स्टोरेज प्रोसेसिंग भी आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आता है, पैकेजिंग आता है, ग्रेडिंग आता है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ टू अक्रॉस द कंट्री। ओवरऑल कंट्री में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है फ्रॉम द फार्म, एग्रीकल्चरल फार्म टू द कंज्यूमर्स, द होल प्रोसेस इज नोन एज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो सिंपली आप इसको इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा इतना ही होगा, इससे ज़्यादा आपको इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन हम पहुंचेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा आंसर क्वेश्चन है, व्हाई डू फार्मर्स नीड क्रेडिट। फार्मर्स को क्रेडिट की क्या ज़रूरत है या क्यों ज़रूरत है, उनको क्यों उधार लेना पड़ता है, क्यों वो बोरो करते हैं। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो देखिए, फार्मर्स को क्रेडिट की बहुत ज़्यादा मायनों में ज़रूरत है, और यही क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछ रहा है सिंपल सेंस में। तो देखो, फार्मर्स जो होते हैं क्रॉप को जैसे सेव करते हैं, क्रॉप्स को लगाते हैं, बुआई करते हैं, बुआई के बाद से उनकी कटाई, छटाई, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ होता है, और उसके बाद उनको पैसे मिलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है जब फसलों को लगाया जाता है
और फसलों को बेचकर पैसा जो प्राप्त किया जाता है, द होल प्रोसेस इज़ वेरी टाइम टेकिंग, सो दैट कि फार्मर्स को ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि वो उनको पैसों की जब ज़रूरत होती है तब वो पैसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगर उनको फसलों की रुपाई करनी है उनके लिए उनको पैसों की अभी ज़रूरत है, बट जो पुराना वाला फसल है वो अभी तक बिका नहीं है, तैयार नहीं हुआ है और बिकने के बाद अभी तक पैसा नहीं आया है, तो वो दोबारा नए फसलों की बुआई कैसे करेंगे। तो इन्हीं प्रोसेस की वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से किसान को क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है कि पहले वो पैसा उधार ले लेते हैं और फिर उसकी मदद से वो क्या करते हैं कि फसलों को बो देते हैं, और जब पैसा उनके पास आता है तब वो अपने उधार को पूरा कर लेते हैं, चुका लेते हैं। तो इसके आंसर को हम कैसे कर सकते हैं, तो आप इसका आंसर करो कि एज, आप लिख दो इसको सिंपली वर्ड्स में, एज द टाइम जेस्टेशन बिटवीन, जेस्टेशन मतलब होता है कि फसलों को, बीज को रोपने के बाद उसको जो बड़ा होने में, उसको जो तैयार होने में समय लगता है, दैट इज द जेस्टेशन पीरियड। ओके, तो एज द टाइम जेस्टेशन बिटवीन क्रॉप्स सोइंग क्रॉप्स को लगाना, फसलों को बोना, और क्रॉप सोइंग एंड realization of income after production is quite long। जैसा कि मैं बता रही थी कि फसलों को बोने से लेकर फसलों के तैयार होने तक का जो समय है वो काफ़ी लंबा होता है, जिसकी वजह से फार्मर्स जो होते हैं वो बोरो करते हैं, लॉन्ग। सो फार्मर्स बोरो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, फार्मर्स अलग अलग सोर्सेज से बोरो कर लेते हैं टू मीट देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अपने शुरुआती इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए फार्मर्स जो हैं वो उधार ले लेते हैं। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट किन चीज़ों पे, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, और भी चीज़ें होंगी जैसे कि इम्प्लीमेंट्स, मशीन्स and other agricultural inputs। एग्रीकल्चरल प्रोसेस में जो यूज़ किए जाते हैं इनपुट्स, उसके अलावा एंड अदर फैमिली रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं किसानों के, चूँकि उनको पैसे टाइम से मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको क्रॉप्स वगैरह बेचने के बाद ही पैसा मिलेगा। तो अदर फैमिली रिक्वायरमेंट्स या अदर फैमिली एक्सपेंसेस हो गया, जैसे कि ऑन मैरिज हो गया, शादी हो रही है घर पे किसी के बच्चे की मैरिज है, या डेथ हो गई किसी की, ठीक है, या फिर और भी तरह की चीज़ें हो गई जैसे कि रिलीजियस सेरेमनीज हो गई, घर पे कोई पूजा पाठ है। तो इन तमाम तरह के किस्म की ज़रूरतों की वजह से सेरेमनीज, फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो पैसों को उधार ले लेते हैं। अब पैसा बोरो करने का फार्मर्स को क्रेडिट की ज़रूरत इसी वजह से पड़ती है क्योंकि उनको क्रॉप्स को लगाने से लेकर उनके तैयार होने तक में, रियलाइजेशन ऑफ इनकम तक में काफ़ी लंबा समय लग जाता है।
और इस बीच में जब उनको पैसों की रिक्वायरमेंट है तो वो कहाँ से पूरा करेंगे? रिक्वायरमेंट चाहे फैमिली एक्सपेंसेस पूरे करने की हो या एग्रीकल्चरल फील्ड की ज़रूरतों को पूरा करने की हो, इन तमाम किस्म की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसान उधार ले लेते हैं। तो देखो जो बात है टू द पॉइंट आप उसको वर्ड टू वर्ड लिख दो, आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा कि किसानों को ज़रूरत इसीलिए पड़ती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर के साथ कंप्लीट होने के साथ हमारा ग्रुप बी का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है और अब हम लोग ग्रुप सी में पहुंच जाते हैं और ग्रुप सी के जो क्वेश्चंस है वो देखेंगे। ग्रुप सी के भी इंस्ट्रक्शन सेम ही रहेंगे। 5 टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके पास, जिसमें से आपको करना है सिर्फ 3 का आंसर। और ग्रुप सी में देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 से हमारी शुरुआत होगी ग्रुप सी की, और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 15 नंबर भी और 15 में मोड पूछ रहा है और 16 में पूछ रहा है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालिए फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अभी हम ज़रा बचा के रखते हैं, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। पहले हम लोग थियोटिकल क्वेश्चंस को पूरा कर लेते हैं। तो 15 और 16 अभी पॉज करेंगे और आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। और क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन। आपसे पूछता है कि क्या संबंध है गरीबी और बेरोजगारी में, और अगर संबंध है तो वो क्या है, उसको एक्सप्लेन करें। देखो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप बिल्कुल अपने तरीके से अपने शब्दों में कर सकते हैं। इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं हो सकता है जिसको आप रट लें और फिर आप इसका आंसर करें। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो गरीबी और बेरोजगारी में अंतर है कुछ इस तरह से, जहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर लिखते हुए लिखे हैं कि यस। सबसे पहली बात तो कि पूछ रहा है आपसे कि रिलेशनशिप है या नहीं है, तो आंसर कैसे करोगे? यस देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप between poverty and unemployment। गरीबी और बेरोजगारी के बीच में सीधा संबंध है और ये बात प्रमाणित है। ठीक है, जैसे कि कैसे, तो क्या है, पहले तो ये बता दो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बेरोजगारी refers to that situation in which, जिसमें a person is willing and able to do job but did not गेट ए जॉब। बेरोजगारी का मतलब हो गया एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अगर हो तो वो काम करना चाहता है, काम करने के एबल है, बट उसको काम नहीं मिल पा रहा है। अब क्योंकि उसको काम नहीं मिल पा रहा है, डिड नॉट गेट अ जॉब, देन दिस इंडिकेट्स, देन दिस विल लीड टू लैक ऑफ इनकम। अगर काम नहीं है तो इनकम भी नहीं है, तो इससे क्या होगा? लैक ऑफ इनकम होगा। लैक ऑफ इनकम होगा तो पैसा ही नहीं है तो व्यक्ति के पास खाना नहीं है, लैक ऑफ फूड, खाने की कमी। अब अगर किसी व्यक्ति के पास खाना नहीं है तो अब खाना नहीं है, बेसिक रिक्वायरमेंट के तौर पर कपड़े नहीं हैं, एजुकेशन नहीं है, उसके पास हेल्थ नहीं है। और ये सारे चीज़ें क्या है? इनकम, हेल्थ,
फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स को इंडिकेट करती हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़, अब इन सब की वजह से व्यक्ति जो है विच विल रिजल्ट, जो कि क्या रिजल्ट देगा आपको, तो विच विल रिजल्ट इनटू पॉवर्टी एट मैसेस, जो कि बहुत ही बड़े पैमाने पर गरीबी को जनरेट करेगा। देखो, गरीबी और बेरोजगारी में संबंध होता है। बेरोजगारी का मतलब हो गया कि व्यक्ति काम करना चाह रहा है और काम करने के एबल है, बट उसको काम नहीं मिला। काम नहीं मिला मतलब उसके पास पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं है मतलब खाना नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है। इन सब की वजह से व्यक्ति जो है वो रिजल्ट के तौर पर गरीबी की स्थिति में फंस जाता है, और गरीबी जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर फैल जाती है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 का कंप्लीट आंसर। आप बिल्कुल इस तरह से इसका आंसर करोगे। देखो, इसमें आपको वर्ड टू वर्ड कुछ भी याद नहीं रखना है, मैं बार बार कह रही हूँ। आपको करना बस इतना है कि जो कॉन्सेप्ट आप जानते हो, जो रिलेशनशिप आपको लगता है, बस उसी को आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर देना है। वही काम यहाँ पे मैंने भी किया है। अब हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है, एंड देन उसका आंसर हम कैसे कर सकते हैं। देख लो, तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। मेन प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ रहा है आपसे। और उन प्रॉब्लम्स को आपको कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए ज़रा डिटेल में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडियन इकोनॉमी में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। तो ऐसा है कि सबसे पहले अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन कैपिटल का प्रोसेस के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ही क्या है वो जान लें। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि ह्यूमन को डेवलप करते हैं एज कैपिटल बाय प्रोवाइडिंग स्किल, एजुकेशन, एक्सपर्टीज़, नॉलेज, आइडियाज़, ये सारी चीज़ें। अगर हम इन प्रोसेस के बीच की समस्याओं की तरफ गौर करें तो इंडिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें से पॉइंट वाइज आप इसको लिखो। चूँकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो ज़रा पॉइंट्स को डील भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बस सिंपली पॉइंट बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है इंडिया में खासकर, विच इज़ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या की वृद्धि की जो दर है वो बड़ी अधिक है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। बिकॉज बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं बट जितने मैस में लोग अवेलेबल हैं उतने के लिए प्रोवाइड नहीं हो पाती है सर्विसेज, एंड अकॉर्डिंगली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है, स्पेशली इन केस ऑफ इंडिया। उसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स आप लिखो, पॉइंट वाइज आप लिखो, आप उसको डील भी कर दो एक एक लाइन में। विच इज़ माइग्रेशन। इंडिया में एक कॉमन प्रॉब्लम है, लोग माइग्रेट करते हैं, रूरल एरिया से माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज़ में, विच इज़ गुड। लेकिन कंट्री में हमारे ब्रेन ड्रेन की समस्याएं बहुत अधिक है, जहाँ पर एक देश, हमारे देश के बहुत सारे लोग अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने स्किल के बेसिस पे हमारे कंट्री से माइग्रेट कर जाते हैं टू द अदर कंट्री, जिसकी वजह से हमारे देश का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस काफ़ी स्लो रहता है। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसे लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत अधिक है बट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जैसे प्लानिंग होनी चाहिए, जैसे प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए सो दैट कि कंट्री का डेवलपमेंट बढ़ जाए,
वो चीज़ें बहुत कम हैं, नहीं है। इसकी वजह से देश में समस्याएं ज़्यादा होती है, डिमांड अधिक है। डिमांड के कारण जो है सप्लाई आपका क्या होता है, सप्लाई अधिक हो जाता है और कंपैरेटिवली डिमांड ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कम है। और इम्बैलेंसेस की वजह से बहुत सारे देश के हिस्से में लोगों को काम नहीं मिल पाता है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ स्किल ट्रेनिंग। तो ये सब भी समस्या को ही उत्पन्न करती है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं प्रॉब्लम में लो लेवल ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो हैं वो भी काफ़ी कम है देश में, स्टैंडर्ड्स काफ़ी कम है, लोग पढ़े लिखे कम हैं। और अगर थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं भी तो जितने की डिग्री लोग लेके घूम रहे हैं उसके इक्विवेलेंट उनके पास नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की काफ़ी ज़्यादा कमी है। उसके अलावा देश में हमारे काफ़ी इनएफिशिएंट सिस्टम है। इनएफिशिएंट सिस्टम के तहत ऑन द जॉब ट्रेनिंग काफ़ी कम है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी काफ़ी कम है। लोगों को जॉब मिल जाता है बट ट्रेनिंग वगैरह नहीं है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की काफ़ी कमी है जिसको अरेंज करने की ज़रूरत है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कम है जिसकी वजह से लोगों का स्वास्थ्य का स्तर कम है, धीरे है, लो है। शिक्षा, गरीबी, बेरोज़गारी, इस तरह की समस्याएं काफ़ी अधिक है। शिक्षा की कमी, बेरोज़गारी, गरीबी, इस तरह की समस्याएं काफ़ी अधिक है। तो ये भी हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की समस्या को बढ़ाती है। आप इसको अलग अलग पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर रही है। और यही है मेन प्रॉब्लम्स इंडियन इकोनॉमी के केस में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस में। इन सारे पॉइंट्स को मैं एक बार और कह रही हूँ, आप एक एक लाइन में डील कर सकते हैं अपने शब्दों में, ठीक है। तो पॉइंट बस याद रख लेंगे हम लोग और इसको डील हम अपने हिसाब से कर लेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट, उसका आंसर कंप्लीट। एंड नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19 जो कि लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस सेट का। क्वेश्चन नंबर 19 जहाँ पे कह रहा है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट्स कॉन्सेप्ट। देखो बहुत ही सिंपल है ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, होता है या उससे आप क्या समझते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करें। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग लिख लेना है और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो इसका फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप वो यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसका मीनिंग लिखते हुए आप लिख सकते हैं इट रेफर्स टू एक डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी है ये, इट रेफर्स टू द डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी टू मीट the need of present generation without compromising the need of future generation। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसमें हम डेवलपमेंट की ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं जिसके तहत वर्तमान जनरेशन जो है, प्रेजेंट जनरेशन, उसके नीड को हम पूरा करें, साथ ही साथ प्रेजेंट जनरेशन की नीड को पूरा करते हुए हम फ्यूचर जनरेशन के नीड को कॉम्प्रोमाइज़ ना कर दें। बस इसका ध्यान रखना है कि ऐसा ना करें कि हम सारे रिसोर्सेज को अभी एग्जॉस्ट कर लें, ख़त्म कर दें, सो दैट कि फ्यूचर में आने वाले जो लोग हों उनके लिए कुछ बचे ही ना। तो ये एक डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें प्रेजेंट जनरेशन की नीड भी पूरा हो सके और
फ्यूचर जनरेशन के नीड को भी हम कॉम्प्रोमाइज़ न करें, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका डायरेक्टली रिलेटेड होता है विथ इंक्रीजिंग द मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। लोगों के इनकम लेवल को बढ़ाकर उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने से लेकर उनके हेल्थ केयर को बढ़ाना, वाटर सप्लाई को बढ़ाना, सैनिटेशन जैसी फैसिलिटीज़ को बढ़ाना, इस तरह की तमाम चीज़ें जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो लाइवलीहुड को लास्टिंग और सिक्योर बनाना चाहता है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम करने का एम करता है। सोशल इंस्टेबिलिटी को बनाए रखते हुए उसको कम करने के लिए रिसोर्सेज डिप्लीशन जैसी समस्याओं को कम करते हुए हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। आप एक लाइन में और इसको लिख भी सकते हैं। मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बता दे रही हूँ सो दैट कि आप ये जान लें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप लिखो कि इट एम्स एट लास्टिंग एंड सिक्योर। क्या लास्ट बनाना चाहता है और सिक्योर करना चाहता है? तो लास्टिंग एंड सिक्योर लाइवलीहुड्स, लोगों के जीवन स्तर को, लाइवलीहुड्स बाय मिनिमाइजिंग क्या? तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की समस्या को कम करते हुए, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, रिसोर्सेज डिप्लीशन, डिप्लीशन का मतलब होता है घटाना। तो जो संसाधनों को हम घटाते जा रहे हैं उसको कम से कम करते जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को कम करते हुए, सोशल इंस्टेबिलिटी को घटाते हुए, ETC। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम है लाइवलीहुड्स को लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग और सिक्योर करना। और ये कैसे होगा? तो जब हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन रोकेंगे, रिसोर्स डिप्लीशन कम करेंगे, सोशल इंस्टेबिलिटी को कम करेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसी तरह के प्रोसेस को अपने अंदर इंक्लूड करता है। क्वेश्चन का एक पार्ट तो ये है, बोलता है एक्सप्लेन इट्स कॉन्सेप्ट्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को भी आप लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेट, जिसके अंदर आप पॉइंट लिख सकते हैं। सबसे पहला तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस्ड ऑन सस्टेन्ड राइज इन पर कैपिटा इनकम। सबसे पहला फोकस होता है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएं। कैसे भाई? तो जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और इकोनॉमिक वेलफेयर, समाज का जो कल्याण है, इकोनॉमिक वेलफेयर, इस तरह की चीज़ों को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो भी होता जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन फोकस है सस्टेन्ड राइज करना इन पर कैपिटा इनकम, एक कॉन्टिन्यूअस इंक्रीमेंट को प्रमोट करना इनकम के, सो दैट इकोनॉमिक वेलफेयर भी कंटिन्यूटी में चले, सेल्फ डेवलपमेंट भी व्यक्ति का कंटिन्यूटी में हो सके। पहला तो कॉन्सेप्ट यही है। दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज़ द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर generation to meet their needs। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम फ्यूचर जनरेशन के नीड को भी पूरा करने पर पूरा फोकस करते हैं। इट इन्हांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब ये फोकस कर रहा है कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड को हम पूरा कर लें और फ्यूचर जनरेशन की नीड को भी पूरा कर सकें। इसके लिए भी हम कुछ रिसोर्सेज को बचा कर रखें। अगला कॉन्सेप्ट है इट इज़ फोकस्ड ऑन रैशनल यूज ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज के सस्टेनेबल और रैशनल यूज़ पर ये फोकस्ड है। आप ऐसे यूज़ करो कि वाइजली
अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर लो और फ्यूचर में आने वाले लोगों के लिए भी कुछ हम बचा लें, इस तरह के यूज़ को ये फोकस करता है। और नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल ऑन पोल्यूशन, पोल्यूशन पर कंट्रोल करने पर ये फोकस्ड है। आप इस तरह से और भी पॉइंट्स बढ़ा के लिख सकते हो, बट मेनली आप इतने ही कॉन्सेप्ट के साथ इसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं। जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आप आसानी से इतना करोगे, इतना लिखोगे, आपका जो है मार्क्स आपको मिल जाएगा और इजीली आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 ग्रुप सी का वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। और ऐसे ग्रुप सी के थ्योरेटिकल जितने भी पोर्शन हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। बस ग्रुप सी के 2 क्वेश्चन हमने छोड़े हैं, 15 और 16, विच इज़ अ न्यूमेरिकल पार्ट। सॉरी, क्वेश्चन नंबर ग्रुप सी के जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं और 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं 15, 16, विच इज़ अ न्यूमेरिकल पोर्शन, जिसको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।